नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने जो है विज्ञान से जुड़े उसका अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज आगे आगे के सेशन में हम आज पदार्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमको पता है कि इस दुनिया की जो प्रत्येक वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे या फिर उन वस्तुओं को पदार्थ नहीं कहेंगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे एक वर्ड लिखा है मैटर, यानी कि पदार्थ। ये जो पदार्थ है, पदार्थ हम कहेंगे किसको? तो यदि कोई भी वस्तु हो इस दुनिया के अंदर उपस्थित, उस वस्तु के अंदर यदि खुद का भार हो या फिर वो वस्तु केवल बिंदु मात्र सा भी यदि स्थान घेरती हो तो हम उस वस्तु को पदार्थ कहेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु में यदि भार हो, यानी कि उसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो या फिर मास हो, तो हम उस वस्तु को पदार्थ कहेंगे। और दूसरा गुण मैंने लिखा है कि यदि वो वस्तु स्थान घेरती हो, यानी स्थान जब घेरेगी तो उसके अंदर जो है उसका स्वयं का क्या होगा, आयतन होगा। आयतन बोले तो वॉल्यूम। यानी कि इस दुनिया के अंदर उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसके अंदर स्वयं का भार यानी कि द्रव्यमान और वो स्थान घेरती हो, यानी कि उसके अंदर स्वयं का आयतन होता हो, उस वस्तु को हम पदार्थ नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड मैटर। अब हमने ये तो पता कर लिया कि पदार्थ कहते किसे हैं, तो हमने पता किया कि भाई इस दुनिया के अंदर उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसके पास स्वयं का भार हो या फिर वो स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थों को जो है हम यदि इस रूप में बांटे कि पदार्थों को हम पदार्थों का वर्गीकरण किस टाइप से कर सकते हैं, तो पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो मुख्य प्रकार से सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पदार्थ बना किसका होता है। तो पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होगा। और अब यदि पदार्थ के अभिलाक्षिक गुणधर्म देखें अपन, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म देखें तो सबसे पहला ये होगा कि पदार्थ के अंदर जो उपस्थित जो सूक्ष्म कण है वो कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण गतिशील होते हैं। दूसरा यदि गुण देखें तो वो दूसरा गुण होगा कि पदार्थ के अंदर उपस्थित जो भी कण है वो जो है कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। और यदि तीसरा गुण हम देखें तो वो जो आपस में जो कण बंधे हुए होंगे वो कण एक दूसरे को, पदार्थ के अंदर उपस्थित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी तक हमने अध्ययन किया कि पदार्थ कहेंगे किसे, तो जिसके अंदर स्वयं का भार हो और जो है वस्तु स्थान घेरती हो, उस वस्तु को हम पदार्थ नाम देते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म हम देखें तो सबसे पहला गुण है कि कण जो है उसके अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, कणों से मिलकर के एक बड़ा ढांचा बनता है उनका। तो जो छोटे छोटे जो कण होंगे वो निरंतर गतिशील होते हैं और उन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है। और तीसरा और अंतिम गुण ये है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे हम पदार्थ के अंदर जो उपस्थित कण होते हैं या फिर यूं बोले कि पदार्थ के अंदर जो उपस्थित अवयव हैं, उन अवयवों के आधार पर पदार्थ के
प्रकार, यानी कि उनके अंदर जो उपस्थित कण है पदार्थ के अंदर, उन पदार्थ में उपस्थित कणों के आधार पर जो है पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया। एक नंबर जो है वो है शुद्ध द्रव्य यानी कि प्योर मैटर, और सेकंड नंबर है अशुद्ध यानी कि अनप्योर मैटर। द्रव्य का मतलब हुआ जिसके अंदर स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। द्रव्य क्यों का, किसी वस्तु के अंदर स्वयं का यदि द्रव्यमान हो तो वो क्या है, द्रव्य। तो हमने दो भागों में विभाजित किया उनके अवयवों के आधार पर, अशुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य वे पदार्थ हैं जिसके अंदर सभी घटक यानी कि जो कण आपस में मिलकर के जो पदार्थ का निर्माण करेंगे वो सभी कण एक ही घटक के होंगे। जब एक ही घटक के कण उपस्थित होकर मिलकर के एक बड़ा ढांचा बनाए, एक बड़ा पदार्थ बनाए, तो उस पदार्थ को हम शुद्ध द्रव्य कहेंगे। और यदि असमान घटक मिलकर के जो है पदार्थ का निर्माण करे तो हम उसको कहेंगे अशुद्ध द्रव्य या फिर अशुद्ध पदार्थ। इसका यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसका हम लेंगे कि ऑक्सीजन, जल आदि। और अशुद्ध द्रव्य का यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसके अंदर ले सकते हैं मिट्टी, यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे कण होते हैं। वो कण किसके हैं हमको जब तक हम अध्ययन नहीं कर लेते हमको पता नहीं रहेगा कि वो कण एक ही प्रकृति का है, यानी कि वो है असमान प्रकृति के बहुत सारे कण मिलकर के बने हुए होंगे। या फिर कोई पेय पदार्थ है तो हम इनको कह सकते हैं कि अवयवों के आधार पर हमने पदार्थों को दो प्रकार से बांटा, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। अब अवयवों के आधार पर पदार्थ को बांट करके अब हम आगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अवस्थाएं यानी कि स्टेज, यानी कि पदार्थ किन किन स्टेज में पाया जाता है। स्टेज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो मुख्य रूप से जो है हम पदार्थ को तीन रूपों में बांटते हैं, तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। अब यदि मैं यहां पर एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो द्रव है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो द्रव्य है वो कहा जाता है पदार्थ को। द्रव्य है, ये दोनों में चेंजेज हैं, ये द्रव्य है और ये द्रव है, यानी कि दोनों शब्द डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो द्रव्य जिसके अंदर द्रव्यमान होता हो और ये जो द्रव है वो एक पदार्थ की स्टेट है, एक पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है अब अध्ययन करेंगे वो करेंगे सॉलिड स्टेज का। ठोस अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, वह वस्तुएं जिसके अंदर उस वस्तु का आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो और उस वस्तु के कण आपस में मजबूती से बंधे हो, या फिर यूं कहे कि उन कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है न गण्य हो, यानी कि नहीं के बराबर हो, तो हम उस वस्तु को हम किस अवस्था के अंदर मानेंगे, सॉलिड स्टेज के अंदर मानेंगे, ठोस अवस्था के अंदर मानेंगे। ठीक है, तो अब ठोस अवस्था का यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो लेते हैं जैसे वुड यानी कि लकड़ी, ठोस अवस्था के अंदर, पत्थर, बर्फ का टुकड़ा, ये सारे के सारे जो है जो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं इनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, सॉलिड स्टेज के अंदर रखेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर
ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का एक उदाहरण दूंगा। यानी कि जो H2O है, जल जिसे बोला जाता है H2O, ये जो H2O है ठोस अवस्था के अंदर भी होता है, ये H2O लिक्विड अवस्था के अंदर भी होता है, और ये H2O गैस अवस्था के अंदर भी होता है। H2O के अंदर, H2O को यदि सॉलिड अवस्था के अंदर यदि अपन देखें तो ये यहां पर होगा बर्फ, द्रव अवस्था के अंदर देखें तो जल, और गैस अवस्था के अंदर यदि देखें तो ये बन जाएगा हमारी स्टीम यानी कि भाप। ये तीनों का एक एक एग्जांपल हो गया, और आगे हम अध्ययन कर ही रहे हैं कि सॉलिड स्टेज तो हमने अभी देख ली, अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि लिक्विड स्टेज। सेकेंड नंबर पर हम जिस स्टेज का अध्ययन करेंगे वो है लिक्विड स्टेज यानी कि द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अंदर कोई भी यदि पदार्थ है, उस पदार्थ का आकार जो है वो होगा अनिश्चित, और आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। यानी कि द्रव अवस्था के अंदर कोई भी पदार्थ है उसको हम किसी भी पात्र में डालें, यानी कि गिलास में डालें, द्रव पदार्थ को यदि मान ले जल को यदि हम गिलास में डालें तो वो गिलास का शेप ले लेगी, और बाल्टी में डालें तो बाल्टी का शेप ले लेगी। यानी कि उसका आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा, और उसका आयतन जो है वो निश्चित होगा। इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है, कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। और उदाहरण देखें तो देख लें, जल, तेल एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पर अपन अब देखते हैं गैस स्टेज, यानी कि गैस अवस्था। ठोस अवस्था में हमने पढ़ा कि उसका आकार जो है वो निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। द्रव अवस्था के अंदर हमने पढ़ा कि उसका आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। और अब हम गैस अवस्था के अंदर पढ़ेंगे तो गैस अवस्था के अंदर ये पढ़ेंगे कि इसका आकार भी अनिश्चित होता है और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। यानी कि इनको किसी भी पात्र में डालें तो वो उस पात्र का रूप ले लेगी, उस पात्र में समा जाएगी। और तीसरे नंबर पर यदि देखें तो इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। इस प्रकार हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन जो है अब जैसे जैसे वैज्ञानिक युग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पदार्थ की अवस्थाएं भी वैज्ञानिक जो है तीन न मान करके, मुख्य जो अवस्था है वो तो तीन ही है, लेकिन सारी की सारी जो स्टेज है मैटर की वो अब 5 मानने चले गए। अब 5 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तो देखिए, 3 तो हमने पढ़ ली, चौथी जो है वो है प्लाज्मा। अब मैं यहाँ पर जो हमारे रक्त के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। इस प्लाज्मा का अर्थ है जो हम फ्लोरोसेंट ट्यूब आती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की हम चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चौथी अवस्था पदार्थ की जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि कौन सी अवस्था है पदार्थ की, तो प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्लाज्मा है वो किसी भी सब्सटेंस जो भी कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के मध्य जो उपस्थित जो उनके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन व आयनों के मध्य की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के कारण जो प्रकाश उत्पन्न हुआ
उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। यदि प्रकृति का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा तो या फिर हम यूं कहें कि सूर्य व जो तारों सितारों का प्रकाश है, सूर्य तारों या सितारों का जो प्रकाश है वो इसी इलेक्ट्रॉन व आयनों की जो मध्य ऊर्जा पाई जाती है इन्हीं के कारण से उत्पन्न हुआ प्रकाश है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। अब पांचवी अवस्था जो है वो है BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसका जो है हमारे एक भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, क्या नाम था उनका? सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने सबसे पहले इस पांचवी अवस्था को BEC नाम करके टर्म किया था। यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ने जब इसका अध्ययन किया था उस टाइम की बात है, 1920 के बाद की बात है, लगभग 1924 की। 1924 के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो BEC है, BEC किसको कहा? तो BEC कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी इस पृथ्वी का पदार्थ सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व यानी कि लो डेंसिटी और सबसे कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर, इस प्रकृति का कोई भी सब्सटेंस जिसका घनत्व सबसे कम हो उसको सबसे कम तापमान पे यदि उनको रखा गया तो उस तापमान यानी कि उस तापमान को हमने नाम दे दिया -273.150 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कम से कम तापमान ये है, इससे कम तापमान नहीं हो सकता। और इस तापमान के बाद में जब इनका नाम जो है इन्होंने ये अध्ययन किया तो इन अवस्थाओं को पार करने वाला जो मैटर है वो मैटर कहलाया BEC। अब इसका नाम बॉस आइंस्टाइन के नाम पे क्यों पड़ा? तो देखिए सत्येंद्र नाथ बॉस ने जो है इसके बारे में अध्ययन किया था और आइंस्टाइन ने जो है इसको रेक्टिफाई किया था, संशोधित करके इनका नाम जो है बाद में इन दोनों के नाम के ऊपर रख दिया गया। इसलिए इनको क्या कहा गया कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की हमने पांचों अवस्था के अंदर हम जो है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, और जो शेष जो 2 अवस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। पहली अवस्था सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC। अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं पदार्थ की अवस्थाएं। फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।